प्रिय साथियों नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न हर एग्जाम में बार बार आने वाले प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न को देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो पहला विकल्प है अगस्त 1946 में, दूसरा विकल्प है जुलाई 1946 में, तीसरा विकल्प है जून 1946 में और जुलाई 1947 में। तो फ्रेंड्स, पहला विकल्प सही हो जाएगा जुलाई 1946 में। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो पहला विकल्प है 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा विकल्प है 9 जुलाई 1946, तीसरा विकल्प है 9 जून 1946 और चौथा विकल्प है 9 अगस्त 1946। तो फ्रेंड्स, पहला विकल्प इसमें से सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो पहला विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा विकल्प है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा विकल्प है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अस्थायी अध्यक्ष बी विकल्प सही हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 में। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो पहला विकल्प है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा विकल्प है महात्मा गांधी। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को इन्हें नियुक्त किया गया था। और पहला जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे 9 दिसंबर 1946 में। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो पहला विकल्प है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, कि दूसरा विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा विकल्प है BS राव को। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो पहला विकल्प है 26 जनवरी 1950 को, दूसरा विकल्प है 15 अगस्त 1947 को, तीसरा विकल्प है 26 नवंबर 1950 को और चौथा विकल्प है 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान बनकर अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को डी विकल्प सही हो जाएगा, बनकर तैयार हो गया था। और संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि धर्म निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। पहला विकल्प है राज्य मुखिया एक निर्वाचित व्यक्ति, दूसरा विकल्प है बिना भेदभाव के सभी संस्कृतियों के प्रति समान आचरण हो, तीसरा विकल्प है सरकार के लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, चौथा विकल्प है कि किसी धर्म का उपदेश देना या मानना और क्षेत्र करने की स्वतंत्रता। तो इसमें जो है धर्मनिरपेक्ष का अभिप्राय होता है बिना बी विकल्प सही हो जाएगा। बिना भेदभाव के सभी संस्कृतियों के प्रति समान आचरण हो, धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो पहला विकल्प है 26 नवंबर 1949 को,
दूसरा विकल्प है 26 जनवरी 1950 को, तीसरा विकल्प है 26 अगस्त 1947 को, चौथा विकल्प है 26 जनवरी 1947 को। तो हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो पहला विकल्प है संविधान की प्रस्तावना को और संवैधानिक उपचारों को, तीसरा विकल्प है मौलिक अधिकारों को और डी विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान का कुंजी कहा जाता है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। फ्रेंड्स तो अगला प्रश्न देखते हैं कि शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? पहला विकल्प है यूएसए से, दूसरा विकल्प है कनाडा से, तीसरा विकल्प है रूस से, चौथा विकल्प है ब्रिटेन से। तो फ्रेंड्स इसमें संसदीय प्रणाली जो ली गई थी ब्रिटेन से ली गई थी। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं 11 प्रश्न को कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं दी गई। पहला विकल्प है भारत के किसी भाग में रहने और बसने की, दूसरा विकल्प है भारत के संघ शासित प्रदेश में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की, तीसरा विकल्प है कि शस्त्र के साथ शांतिपूर्ण एकत्रित होने की, चौथा विकल्प है संगति एवं संघ बनाना। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि शस्त्र के साथ शांतिपूर्ण एकत्रित होने की। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा विकल्प है दक्षिण अफ्रीका, चौथा विकल्प है अमेरिका। तो फ्रेंड्स इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, जो आपात उपलब्ध प्रबंधन जर्मनी देश के संविधान से लिया गया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। 13 प्रश्न क्या कर रहा है कि मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेषित है? तो पहला विकल्प है कनाडा से, दूसरा विकल्प है ब्रिटेन से और तीसरा विकल्प है फ्रांस से और चौथा विकल्प है अमेरिका से। तो फ्रेंड्स इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला विकल्प है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा विकल्प है जेबी कृपलानी, तीसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू और चौथा विकल्प है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसमें जो सी विकल्प सही हो जाएगा। संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो पहला विकल्प है कनाडा, दूसरा विकल्प है अमेरिका, तीसरा विकल्प है स्विट्जरलैंड और चौथा विकल्प है आयरलैंड। तो फ्रेंड्स इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। कनाडा से लिया गया था संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अनुच्छेद 5 से 12 तक का संबंध किससे है? तो पहला विकल्प है नागरिकता, दूसरा विकल्प है मौलिक अधिकार, तीसरा विकल्प है संघ एवं राज्य क्षेत्रों से और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। नागरिकता यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 12 तक का संबंध नागरिकता से है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान करता है? एकल, द्विमात्रिक या ए और बी दोनों और
चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की नागरिकता जो प्रदान करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है, वही अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है अमेरिका देश में। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि सुमेलित कीजिए, यानी समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 25 और धर्मनिरपेक्षता का अधिकार अनुच्छेद 32 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। तो फ्रेंड्स इसमें कूट दिया हुआ है ABCD, यानी पहला विकल्प है 1 3 2 4, दूसरा विकल्प है 2 4 3 1 3 और तीसरा विकल्प है 1 4 2 3 और चौथा विकल्प है 2 3 1 4। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही हो जाएगा सी विकल्प सही होगा, 1 4 2 3 सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया जाता है। तो भाग 2, दूसरा विकल्प है भाग 3, तीसरा विकल्प है भाग 4 और चौथा विकल्प है भाग 5। तो फ्रेंड्स ये भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो पहला दिया है समता का अधिकार, दूसरा विकल्प है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा विकल्प है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा विकल्प है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो फ्रेंड्स 14 से 18 तक का समता का अधिकार होता है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो भाग 2 में, दूसरा विकल्प है भाग 3, तीसरा विकल्प है भाग 4 और चौथा विकल्प है भाग 5। तो फ्रेंड्स यह भाग 4 में नीति निर्देशक भाग को भाग 4 में रखा गया है, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में किन बातों का उल्लेख किया गया है। पहला विकल्प है नीति निर्देशक सिद्धांतों का, दूसरा विकल्प है संघीय कार्यपालिका का, तीसरा विकल्प है मौलिक कर्तव्यों का और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पहला 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो पहला विकल्प है अनुच्छेद 35, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 38, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 39 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 40 में। तो फ्रेंड्स इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन किया गया है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। तो पहला विकल्प है पूर्व सोवियत से, दूसरा विकल्प है जर्मनी से, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा विकल्प है ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा, पूर्व सोवियत से यानी रूस से लिया गया है, हमारा मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख किस अनुच्छेद में है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 52 में, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 51A में और तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 50 में, चौथा विकल्प है अनुच्छेद 45 में। तो फ्रेंड्स इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया। तो पहला है
स्वर्ण सिंह समिति, दूसरा है सरकारिया आयोग, तीसरा विकल्प है दिनेश गोस्वामी समिति और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक कर्तव्यों का सिफारिश संविधान के स्वर्ण सिंह समिति में किया गया है। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, 26 का पहला विकल्प सही होगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि कह रहा है कि सूची से मेल कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर का मिलान कीजिए। जैसे दिया है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र और राज्य, और इसमें दिया है ब्रिटिश संविधान, कनाडा का संविधान, आयरिश संविधान और अमेरिकी अधिकार पत्र। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प है 4132 और दूसरा विकल्प है 4312 और फ्रेंड्स तीसरा विकल्प है 4321 और चौथा विकल्प है 4231। तो फ्रेंड्स बी विकल्प सही हो जाएगा, 4312 हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, किसमें निहित है? तो पहला विकल्प है प्रधानमंत्री में या राष्ट्रपति में, तीसरा विकल्प है मंत्रिपरिषद में और चौथा विकल्प है संसद में। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है राष्ट्रपति के पास निहित होती है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि राष्ट्रपति पद पर नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो पहला विकल्प है 35 वर्ष, दूसरा विकल्प है 32 वर्ष, तीसरा विकल्प है 25 वर्ष और चौथा विकल्प है 30 वर्ष। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति पद के नियुक्ति के लिए 35 वर्ष का एज होना चाहिए। विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक की होती है? तो पहला विकल्प है 5 वर्ष, दूसरा विकल्प है 6 वर्ष, तीसरा विकल्प है 7 वर्ष और चौथा विकल्प है निश्चित नहीं है। तो राष्ट्रपति पद की अवधि जो होती है 5 साल की पंचवर्षीय योजना होती है, 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति को। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो पहला विकल्प है 5 लाख, दूसरा विकल्प है 3 लाख और तीसरा विकल्प है 2.5 लाख और चौथा विकल्प है 1.5 लाख। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो होता है 5 लाख होता है और वही उपराष्ट्रपति का 4.5 लाख होता है और प्रधानमंत्री का 4 लाख और राज्यपाल का 4 लाख होता है और सांसद का 50,000 मासिक वेतन होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 12। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करता है। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, 2 सही होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध उल्लेखित है? तो पहला है राष्ट्रीय आपात से, दूसरा है वित्तीय आपात से और तीसरा है विकल्प है राष्ट्रपति शासक से और चौथा विकल्प है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसमें से पहला विकल्प सही हो जाता है। अनुच्छेद 352 जो है आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। फ्रेंड्स तो अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 34 प्रश्न कह रहा है कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? पहला विकल्प है 1 बार, दूसरा विकल्प है 2 बार और तीसरा विकल्प है 3 बार और चौथा विकल्प है 4 बार। तो फ्रेंड्स इस 3 बार आपातकाल लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स 1961 में और 1961 में, 1971 में और
1975 में तीन बार आपातकाल लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार क्या है। तो पहला है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण और तीसरा विकल्प है सशस्त्र विद्रोह और चौथा विकल्प है ये सभी। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह, यानी 35 का सी विकल्प सही हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा जो किससे होता है, सशस्त्र विद्रोह से होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। तो पहला विकल्प है अनुच्छेद 352, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 360, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 356 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 355। तो फ्रेंड्स वित्तीय आपात का उल्लेख जो किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो ये होता है अनुच्छेद 360 में। बी विकल्प सही हो जाएगा, अनुच्छेद 360। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है। तो पहला विकल्प है 2 बार, दूसरा विकल्प है 3 बार और तीसरा विकल्प 1 बार और चौथा विकल्प है कभी नहीं। तो फ्रेंड्स वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लागू हुआ है। तो ये वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में कंफ्यूजन करने वाला है। 2 बार, 3 बार, 1 बार देकर, और ये आज तक भारत में वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लागू हुआ है। तो यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है। पहला दिया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाधिवक्ता, महान्यायवादी और उप राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स तो इसमें कूट दिया है, पहला दिया है 4 3 2 1 और दूसरा विकल्प है 1 3 4 2 4 और तीसरा विकल्प है 3 2 1 4 और दूसरा विकल्प डी विकल्प है 2 3 1 4। तो फ्रेंड्स पहले राष्ट्रपति का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा 1 3 2 4। फ्रेंड्स तो अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति और तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है राज्यसभा का कोई सदस्य। तो फ्रेंड्स राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है, उपसभा के सभापति, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति M.K. वेंकैया नायडू हैं और राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और राज्यसभा की कोई सदस्य, यानी राज्यसभा सीटों की संख्या जो होती है 250 होती है अधिकतम और वर्तमान में 245 राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। पहला विकल्प है लोकसभा से, दूसरा विकल्प है राज्यसभा से और तीसरा विकल्प है नौकरशाही से और चौथा विकल्प है अंतर्जातीय परिषद समिति से। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा, लोकसभा से मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्यों को लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न जो हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं। पहला 41 प्रश्न कह रहा है कि यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो पहला विकल्प है अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। दूसरा विकल्प है उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। तीसरा विकल्प है वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा और डी विकल्प है वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। तो फ्रेंड्स 41 का पहला विकल्प सही हो जाएगा, 41 का पहला विकल्प सही होगा। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से
किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में विश्वास मत रखने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था? तो पहला विकल्प है चंद्रशेखर, दूसरा विकल्प है मोरारजी जी देसाई, तीसरा विकल्प है चौधरी चरण सिंह और चौथा विकल्प है बीपी सिंह। तो फ्रेंड्स दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। मोरारजी जी देसाई जो हैं प्रधानमंत्री यानी लोकसभा में विश्वास मत रखने से पहले ही वो इस्तीफा दे दिए थे। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि किस संविधान का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो पहला है राज्यसभा का, दूसरा लोकसभा का और तीसरा जो होता है विधानसभा का और चौथा विधान परिषद का। तो फ्रेंड्स यह पहला विकल्प सही हो जाएगा राज्यसभा का, जो अध्यक्ष का सदस्य नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। 44 प्रश्न कर रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो पहला विकल्प है लोकसभा के सदस्य, दूसरा विकल्प है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा विकल्प है संसद के सदस्य और चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य होते हैं, चुनाव करते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को 45 प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? पहला विकल्प है राज्यसभा का सभापति और दूसरा विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति और चौथा विकल्प है प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर। इस समय ओम बिरला जो स्पीकर हैं। फ्रेंड्स तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो पहला विकल्प है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, दूसरा विकल्प है मुख्यमंत्री और तीसरा विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा विकल्प है राष्ट्रपति। तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार जो होता है मुख्यमंत्री होता है। बी विकल्प सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति में पेश किया जाता है? तो पहला है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प राज्यपाल, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, चौथा विकल्प है मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड्स राज्यपाल के द्वारा पूर्व अनुमति पर धन विधेयक पेश किया जाता है और राज्य का प्रमुख व्यक्ति जो होता है राज्यपाल होता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, 6 वर्ष का और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या 60 वर्ष की आयु तक। तो राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है और विधान परिषद यानी एमएलसी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 1/3 2 साल बाद अब पद से हटाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में कौन सी महिला किस राज्य की पहली राज्यपाल बनी? तो पहला विकल्प है श्रीमती सरोजिनी नायडू, दूसरा विकल्प है श्रीमती सुचिता कृपलानी और श्रीमती इंदिरा गांधी और चौथा विकल्प है श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो फ्रेंड्स इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी जो उत्तर प्रदेश के बनी थी और श्रीमती सुचिता कृपलानी यानी मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी जो उत्तर प्रदेश से बनी थी और श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी महिला में और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित या भारत के राजदूत पहली बनी हुई थी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद नाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो वर्ष 1948 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1952 में और वर्ष 1965 में। तो फ्रेंड्स
या डी विकल्प सही हो जाएगा 1965 में जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद से बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स आगे प्रश्नों को देखते हैं और कि विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है। तो पहला विकल्प है 25 वर्ष, दूसरा विकल्प है 35 वर्ष, तीसरा विकल्प है 30 वर्ष और चौथा विकल्प है 21 वर्ष। तो विधानसभा यानी एमएलए के अधिकतम आयु सीमा जो क्या होती है 25 वर्ष पर चुनाव लड़ने का अधिकार है और ग्राम प्रधान का 21 वर्ष का है और प्रधानमंत्री का भी 35 वर्ष है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति का 35 वर्ष पर चुनाव लड़ा जा सकता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है। तो पहला विकल्प है 5 वर्ष और दूसरा विकल्प है 6 वर्ष और तीसरा विकल्प है कभी नहीं और डी विकल्प है प्रत्येक 2 साल पर। तो फ्रेंड्स इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा, कभी नहीं विघटन, विधान परिषद का विघटन कभी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। तो पहला विकल्प है 6 और दूसरा विकल्प है 7, तीसरा विकल्प है 8 और चौथा विकल्प है 9। तो फ्रेंड्स इसमें विधान परिषद के अस्तित्व में इस समय वर्तमान में 6 है, पहले 7 था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। तो पहला है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है संसद और तीसरा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय, चौथा विकल्प है भारत का महाधिवक्ता। तो फ्रेंड्स 54 का सी विकल्प सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी संविधान का व्याख्या और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो फ्रेंड्स 55 प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व अधिकतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आते हैं। तो पहला है विकल्प है केंद्र और राज्यों के विवाद, दूसरा विकल्प है कि राज्यों के परस्पर विवाद, तीसरा विकल्प है मूल अधिकारों का संरक्षण और चौथा विकल्प है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो फ्रेंड्स इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, मूल अधिकारों के संरक्षण का। तो फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो पहला है विकल्प है गोलकनाथ, दूसरा है ए.के. गोपालन, तीसरा विकल्प है केशवानंदन भारती और चौथा विकल्प है मेनका गांधी। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा केशवानंद भारती के द्वारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, जो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत को पारित किए थे केशवानंदन भारती ने। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था। तो पहला विकल्प है 20, दूसरा विकल्प है 22, तीसरा विकल्प है 25 और चौथा विकल्प है 30। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा 30, चौथा विकल्प सही होगा 30 जो होते हैं न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश की प्रणाली से प्रेरित है। तो पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया से, दूसरा विकल्प है कनाडा, तीसरा विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका से और चौथा विकल्प है फ्रांस। तो फ्रेंड्स डी विकल्प सही हो जाएगा फ्रांस से। फ्रेंड्स
फ्रांस से सही होगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री और चौथा विकल्प है मंत्री परिषद। तो फ्रेंड्स इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प है भारत का मुख्य न्यायाधीश और तीसरा विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति न होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति का पद का कार्यभार संभालता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति के कम से कम कितने वर्ष का न्यायालय का एडवोकेट यानी वकील होना चाहिए? तो पहला विकल्प है 20, दूसरा विकल्प है 10 और तीसरा विकल्प है 8 और चौथा विकल्प है 25। तो फ्रेंड्स 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा विकल्प है राज्य का राज्यपाल और चौथा विकल्प है राज्य का मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड्स यह नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन करता है? तो पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है राज्यपाल, तीसरा विकल्प है मुख्यमंत्री और चौथा विकल्प है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स यह उच्चतम न्यायालय का नियुक्ति जो करता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी को कम या अधिक करने के अधिकार किसे है? तो पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है संसद, तीसरा विकल्प है राज्यपाल और चौथा विकल्प है राज्य का विधान मंडल। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा बी विकल्प सही हो जाएगा, संसद के द्वारा क्षेत्राधिकारी का अधिकार होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस की जाती है। तो संसद में कि विधानसभा में कि लोकसभा में या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का आचरण पर बहस नहीं की जाती है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं 66 प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला विकल्प है कर्नाटक का उच्चतम न्यायालय बेंगलुरु में है, कि मध्य प्रदेश का उच्चतम न्यायालय भोपाल में है और तीसरा विकल्प है राज्य का उच्च न्यायालय जोधपुर में और केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का उच्चतम न्यायालय भोपाल में नहीं है। बी विकल्प सही हो जाएगा कि नहीं है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि नवसृजित उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो पहला विकल्प है मेघालय, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा विकल्प है त्रिपुरा और चौथा विकल्प है मिजोरम। तो फ्रेंड्स बी विकल्प सही हो जाएगा, तेलंगाना, जो अभी 3 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना अलग राज्य बना है। फ्रेंड्स आगे प्रश्न को देखते हैं कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति और तीसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति और चौथा विकल्प है लोकसभा के अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स महान्यायवादी की नियुक्ति जो करता है बी विकल्प सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स 69 प्रश्न को देखते हैं कि सुमेलित करना है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण और संघ लोक सेवा आयोग। तो पहला विकल्प देखते हैं कि 3-2-4-1, दूसरा विकल्प है 3-4-2-1,
तीसरा विकल्प है 1 2 3 4 और चौथा विकल्प है 4 1 1 3 2। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा कि 3 2 4 1 जो होगा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो पहला विकल्प है 72वां संविधान संशोधन, दूसरा विकल्प है 73वां संविधान संशोधन, तीसरा विकल्प है 74वां संविधान संशोधन और चौथा विकल्प है 84वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज की संवैधानिक दर्जा दी गई है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प है 74वां संविधान संशोधन, दूसरा विकल्प है 73वां संविधान संशोधन, तीसरा विकल्प है 86वां संविधान संशोधन और चौथा विकल्प है 93वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका का, और ये 12वीं सूची में है, 12वीं सूची में इसे जोड़ा गया है नगर पालिका को, और 11वीं सूची में पंचायती व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो पहला विकल्प है 62वां संविधान संशोधन और दूसरा विकल्प है 92वां संविधान संशोधन और तीसरा विकल्प है 93वां संविधान संशोधन, चौथा विकल्प है 61वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स यह लोकसभा से मतलब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 61वां संविधान संशोधन के तहत डी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो पहला विकल्प है कि 92वां संविधान संशोधन, दूसरा विकल्प है 93वां संविधान संशोधन और तीसरा विकल्प है 91वां संविधान संशोधन और चौथा विकल्प है 96वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण किया गया। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। 74 प्रश्न का है कि 92वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किन भाषाओं को शामिल किया गया था। तो पहला है डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली और बी विकल्प है डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली और बी विकल्प है डोगरी, भोजपुरी तथा बोडो और तीसरा विकल्प है केवल बोडो और चौथा विकल्प जो है संथाली एवं भोजपुरी। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प सही हो जाएगा। डोगरी, मैथिली और बोडो संथाली जो है 92वां संविधान संशोधन के तहत भाषाओं को जोड़ा गया था और संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है और 8वीं अनुसूची में इसका व्याख्या है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो पहला विकल्प है 84वां संविधान संशोधन, दूसरा विकल्प है 86वां संविधान संशोधन, तीसरा विकल्प है 92वां संविधान संशोधन और चौथा विकल्प है 96वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स बी विकल्प सही हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन के तहत अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि पंथ निरपेक्ष समाजवादी एवं अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो पहला विकल्प है 42वां, दूसरा विकल्प है 43वां, तीसरा विकल्प है 44वां और चौथा विकल्प है 45वां। तो फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन के तहत
पंथ निरपेक्षता और समाजवादी अखंडता शब्द को संविधान में जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि संविधान में सहकारी समितियां शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स पहला विकल्प है 96वां संविधान संशोधन, दूसरा विकल्प है 97वां संविधान संशोधन और सी विकल्प है 98वां संविधान संशोधन और चौथा विकल्प है 99वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स दूसरा विकल्प सही हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन, जिसमें संविधान के सहकारी समितियां को संविधान में जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो पहला विकल्प है 44वां संविधान संशोधन और दूसरा है 42वां संविधान संशोधन, तीसरा विकल्प है 1935 का भारत शासन अधिनियम और चौथा विकल्प है 72वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स यह संविधान संशोधन लघु संविधान कहा जाता है। संविधान के 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया था? तो पहला विकल्प है 76वां संविधान संशोधन और दूसरा विकल्प है 39वां संविधान संशोधन और तीसरा विकल्प है 26वां संविधान संशोधन और चौथा विकल्प है 14वां संविधान संशोधन। तो सिक्किम राज्य का दर्जा जो दिया गया है संविधान के 36वां संविधान संशोधन के तहत दर्जा दिया गया है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि सुमेलित करना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो दिया है चतुर्थ अनुसूची, षष्ठ अनुसूची, अष्टम अनुसूची, नवम सूची और संबंधित विषय जो दिया गया है भूमि सुधार, भाषा, राज्यसभा और जनजातीय क्षेत्र। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प है 1, 2, 3, 4 और दूसरा विकल्प है 2, 3, 4, 1, तीसरा विकल्प है 3, 4, 2, 1 और चौथा विकल्प है 4, 2, 1, 3। तो फ्रेंड्स इसमें सही हो जाएगा तीसरा विकल्प सही होगा 3, 4, 2, 2, 1। तो अर्थात चतुर्थ श्रेणी में राज्यसभा है, चतुर्थ श्रेणी में राज्यसभा है और षष्ठम अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र है और अष्टम अनुसूची में अष्टम यानी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान सभा में और नवम अनुसूची में जो है भूमि सुधार से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह अति महत्वपूर्ण 80 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।